आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही यार। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। आपस में आ रही है क्या? नहीं, आई नहीं रही किसी की आवाज। आपस में आ रही है। आपकी आवाज तो आ रही है। कब आएगी? बेटा आवाज आ रही है क्या? आएगा मेरा विजय मेरा सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आवाज अच्छा नेपाल आवाज मुला आ रही है। जय भीम जय भीम। कुलदीप जी जय भीम। हेलो नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ नमस्ते सर, आवाज आ रही है। आ रही है, अनुभव आ रही है। हाँ आ रही है। नमस्कार। बंद कर। बोलिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। सभी आ चुके हैं तो नमस्कार सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार।
नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे नमस्ते सर। सच बंद करेंगे। ओके। अरे रिकॉर्डिंग का है इसे बताओ ना। कर दें? कर दूं फिर? नहीं चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगा। ये ना चल रहा है फुल पेज ही चल रहा है। नहीं चलेगा। और मुझे अगर वो देखना हो तो सबको किसको बाद में जैसे ही खत्म पार्टी होने के बाद। ऊपर ऊपर ये यहाँ पे जाओगे ओके। हाँ जी। इसका ये खराब होगा। ईयरफोन लगाना है क्या तुम्हें? ईयरफोन लगाना है? जाने आवाज ऐसे लगाना है तो वायरलेस बस टाइम लग जाएगा ना। चालू है रिमोट। हाँ नमस्कार। मेरा नाम है नवनीत और मैं यहाँ पर वरिष्ठ अनुवादक हूँ। चंद्रकांत। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। जी शुरू करें। जी तो आज हम बात करेंगे राजभाषा के विषय में। राजभाषा संबंधी आपको क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, राजभाषा नीति नियम और पुरस्कारों की बात करेंगे। जो भी है ये आपको विभागीय परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो आज आप सभी अगर एक बार ध्यान से सुन लें तो आने वाले समय में आपको ये बहुत काम आने वाला है। कोई हमें बता सकता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी हमारे देश की? हिंदी है। हिंदी है। कितने लोग मानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? वो तो सभी लोकल भाषा है जो राष्ट्रभाषा है। हाँ देखिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है और ना ही हमारी बहुत प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ परंतु हमारी राजभाषाएं हैं हिंदी। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की राजभाषा हिंदी। राजभाषा का अर्थ है कि वह भाषा जिसमें प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, वह राजभाषा। राजभाषा की जो परिभाषा है वो इस तरह से है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राज के प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो अंक हैं वो ऊपर की ओर दिए गए हैं और भारतीय अंक जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नीचे की ओर। तो जब भी आप सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करेंगे तो अंक सदैव अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंक ही आपको प्रयोग में लाने हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? संविधान की 8वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं। ये आपका प्रश्न आ सकता है। इसके अंतर्गत आपको अगर नाम लिखने के लिए दिया जाए तो किस तरह से याद करेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला बनाया है। आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य 5 भाषाएं ले लेंगे जो देश में कहीं ना कहीं सभी जगहों पर बोली जाती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी। एक भाषा है जो नेपाली भाषा है, भले हमारे देश की नहीं है लेकिन नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं हमारे, वहां पर नेपाली बोली जाती है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नक्शा है उसके हिसाब से चलना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर।
तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर देश में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आप जब देखेंगे तो वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीर में कश्मीरी। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। उसके नीचे आएंगे हम जम्मू। जम्मू और हिमाचल के कुछ भागों में डोंगरी बोली जाती है। फिर नीचे आइए पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है पंजाब में? पंजाबी होगा। जी हाँ, पंजाब और चंडीगढ़ में पंजाबी। फिर नीचे आते हैं हम राजस्थान और हरियाणा को छोड़ दीजिए। राजस्थान की किसी भी भाषा को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। नीचे आते हैं गुजरात, जहां हम अभी बैठे हुए हैं। गुजरात, गुजरात में गुजराती। फिर नीचे आते हैं फिल्म सिटी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। जी हाँ, देखिए बात करेंगे तो ही समझ में आएगा, है ना, बात करते रहेंगे हम। कर्नाटक, कन्नड़। देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा संघ प्रदेश और है, छोटा सा राज्य है, गोवा। गोवा। गोवा में गोयन। मराठी। कोंकणी। गोवा का जो क्षेत्र है वहां पर कोंकण क्षेत्र है और रेल चलती है, कोंकण रेल। तो उससे हमें याद रखना है कि वहां कोंकणी बोली जाती है। फिर नीचे आता है केरल। केरल में मलयालम। फिर तमिलनाडु, तमिल। फिर ऊपर जाते हैं हम थोड़ा सा, उड़ीसा, उड़िया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। जी। उड़ीसा से सटा राज्य है रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बांग्ला। जी हाँ। फिर आते हैं मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी। आसाम असमिया में असमिया। कुछ समय पहले हम सुनते थे कि असम में एक संगठन जो अपनी अलग लैंड की मांग कर रहा है। नाम पता है आपको? बोडो। तो बोडो भी वहां की एक भाषा है असम की, तो वह भी इसमें सम्मिलित है। फिर संथाली और मैथिली। इस तरह से 22 भारतीय भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। कोई भी राज्य इनमें से कोई भी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को अपनी सुविधानुसार अपनी विधानसभा में पारित करके और अपनी राजभाषा के रूप में प्रयोग में ला सकता है। कई राज्य हैं जिन्होंने एक से अधिक भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता दी हुई है। जैसे हम बात करेंगे बिहार की, तो हिंदी के अतिरिक्त तो वहां पर उर्दू को भी उन्होंने मान्यता दी हुई है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु के अलावा उन लोगों ने उर्दू को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। आगे चलते हैं। ये सभी 22 भारतीय भाषाएं आपके सामने हैं। अब एक प्रश्न और आता है, भाषा के आधार पर देश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र वह क्षेत्र जो केंद्र सरकार से, जिनकी राजभाषा हिंदी है और केंद्र सरकार से या दूसरे सरकारों से पत्र व्यवहार हिंदी में करते हैं। ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में आता है,
या क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आप देखिए, हमने भारत के नक्शे के द्वारा बताने की कोशिश की है। जहां पर हरा रंग है वो क क्षेत्र में है, जहां पीला रंग है वो ख क्षेत्र है, और जहां पर सफेद रंग है वो ग क्षेत्र है। तो क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, फिर आपका दिल्ली, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आते हैं आपके क क्षेत्र में। ख क्षेत्र में गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव इत्यादि आते हैं। लक्षद्वीप, दमन दीव, ठीक है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अलग अलग क्षेत्रों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जब देखेंगे तो हमारा जो देश है विभिन्नताओं का देश है और अलग अलग भाषाएं हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी बहुतायत से चलती है, तो उन्हें क्या क्षेत्र में दिया गया, वर्गीकृत किया गया। और कुछ क्षेत्र है जहां हिंदी और उसकी प्रादेशिक भाषाएं साथ साथ चलती हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रादेशिक भाषा की बहुतायत है, हिंदी को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इस कारण से जब केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग है, वह अपना वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है प्रतिवर्ष। तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हिंदी को लेकर के, राजभाषा को लेकर। तो राजभाषा हिंदी के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए सभी क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, सब पूरे भारत को, और उन्हें लक्ष्य दिए गए हैं। क क्षेत्र को इतना काम करना है, ख क्षेत्र को इतना लक्ष्य है और ग क्षेत्र को इतना लक्ष्य है। तब जाकर के हम इसका जो कार्यान्वयन है वो पूर्ण तरह से कर सकेंगे। देखिए, ये ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो चलते हैं 2020-21 के लिए मूल पत्राचार का जो लक्ष्य है, क क्षेत्र से क ख को 100% है और ग के साथ 65% है। ख क्षेत्र से क क्षेत्र के साथ 90, ख के साथ 90 तथा ग के साथ 55% है। जो राज्य या संघ प्रदेश ग क्षेत्र में आते हैं वह क, ख और ग के साथ कम से कम 55% मूल पत्राचार हिंदी में करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3). राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसके अंतर्गत ये कुछ दस्तावेज आपके सामने हैं। ये अनिवार्य रूप से द्विभाषीय जारी करना है, न हिंदी न इंग्लिश, दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से जारी करने, जिनमें है संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, सूचनाएं, निविदा प्रारूप, संसद के किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्टें और कागज पत्र इत्यादि, और आरक्षण चार्ट। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत 12 नियम बनाए गए हैं। हम मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। चूंकि हम सभी केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हमें हिंदी में देना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, चाहे वह क क्षेत्र से हो, ख क्षेत्र से हो या ग क्षेत्र से हो। इन सभी पत्रों के उत्तर हमें हिंदी में देने हैं।
चूंकि आप सभी जानते हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए, समीक्षा के लिए संसदीय समिति बनी हुई है। तो संसदीय समिति, राजभाषा संसदीय समिति ने जब पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया था, तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम क और ख क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं? तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा आपके सामने है। मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली हो, माध्यम हिंदी होना चाहिए। स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो तो भी वह हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। और यदि वह नियमों से मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य, दसवीं परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर रही है जी, उसको हिंदी में प्रवीण मान लिया जाएगा जी। इसके अलावा ग्रेजुएशन में या पीजी में उसके पास में हिंदी एक विषय हो तो भी उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा। या वह इस उपापद में घोषणा कर दे कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, तो यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार कार्य साधक ज्ञान, मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, मतलब 10वीं तक या 10वीं या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उन्होंने हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यहाँ पर माध्यम हिंदी नहीं है, हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत उसने प्राज्ञ परीक्षा, प्राज्ञ प्रशिक्षण लेने के बाद प्राज्ञ परीक्षा का यदि उसने उत्तीर्ण कर ली हो तो वह कार्य साधक माना जाएगा। और या फिर वह इस बाबत में घोषणा कर दे कि उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो हम उसे कार्य साधक मान लेंगे। अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है, प्रवीणता प्राप्त या कार्य साधक? भाई हिंदी में अधिक से अधिक कार्य कर सके, इसके लिए इन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। नियम 10 का 4 ये कहता है कि जिस कार्यालय के 80% स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, उन कार्यालयों को भारत सरकार के गजट में अधिसूचित करवाया जाएगा। तो गजट दिल्ली से जारी होता है, उसमें उस कार्यालय का नाम आएगा। और उसके अंतर्गत नियम 8.4 कहता है कि प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत आदेश जारी किए जाएंगे। तो कार्यालय प्रमुख होते हैं, जो विभाग प्रमुख हैं, वो सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें एक सूची होती है और उसमें कुछ निर्धारित कार्य होते हैं, वो हिंदी में ही करने के लिए उन्हें आदेश दिए जाते हैं। इसे व्यक्तिगत आदेश कहा जाता है। राजभाषा नियम 1976 का नियम 11 कहता है कि सभी मैनुअल, कोड, प्रक्रिया संबंधी समस्त साहित्य, लेखन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार करवाए जाने चाहिए। हमारे यहाँ पर है, चाहे रेल मंत्रालय हो चाहे प्रधान कार्यालय हो, दोनों भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराते हैं। नियम 12 कहता है कि कार्यालय के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे, उपयुक्त व प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे और आवश्यक निर्देश जारी करे। यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझ के राजभाषा नियमों का उल्लंघन करता है तो नियम 12 के तहत कार्यालय प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है। धारा 3.3 के विषय में भी मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि जो धारा 3.3 के जो कागजात हैं
जो जारी करने वाले, उस पर जो हस्ताक्षर करने वाले हैं, उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस प्रकार के सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी एक समिति होती है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। सभी स्तरों पर यह अलग अलग होती है। यदि हम प्रधान कार्यालय की बात करें तो वहां पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। वर्ष में 4 बैठकें, प्रति तिमाही 1 बैठक होती है। इसी प्रकार मंडल में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, स्टेशनों पर स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति और कारखाने में कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, जिनकी वर्ष में 4 बैठकें, प्रति तिमाही 1 बैठक आयोजित की जानी चाहिए। जो राजभाषा प्रगति संबंधी रिपोर्ट है वो सभी कार्यालयों को समय पर उपलब्ध करवा देना चाहिए। कुछ छोटे छोटे काम हैं जिनको हम करते हुए राजभाषा हमें जो राजभाषा विभाग ने लक्ष्य दिए हैं उनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। जैसे फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों की संख्या का समुचित रिकॉर्ड रखना है और संबंधित आंकड़े तिमाही रिपोर्ट में प्रस्तुत करने हैं। तो कम से कम हम जो ये काम है कि टिप्पणियां हम लोग हिंदी में करना शुरू कर दें। दूसरा, शाखा स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाए। हिंदी में प्राप्त सही पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। रबर की मोहरें, विजिटिंग कार्ड और पत्र शीर्ष द्विभाषी हों। हिंदी फाइल अनिवार्य रूप से शाखा कार्यालय में रखी जाए। सभी फाइलों, रजिस्टरों आदि पर शीर्षक द्विभाषी हों। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी हों। 1 मिनट सर। हेलो, हाँ जी। रबड़ की मोहरें आपने बताया ये 2 भाषी हो गए कि कैसे रहे? जी, द्विभाषी होंगी क्योंकि हम नियमानुसार द्विभाषी हों, और द्विभाषी भी नियम ये कहता है कि एक पंक्ति अगर हिंदी की है तो उसके नीचे अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी हो या सिर्फ अंग्रेजी हो, द्विभाषी होना अनिवार्य है। और यदि आपके पास पुरानी है और जिसे आप काम में नहीं ले रहे हैं तो उसे नष्ट करवा दें। जी, जो कोई लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है और सिग्नेचर हिंदी में किया है, हिंदी माना जाएगा इंग्लिश माना जाएगा? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हाँ, अधिकांश लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई अंग्रेजी का पत्र है और उसमें हस्ताक्षर यदि हिंदी में कर दिए हैं तो क्या उसे हिंदी का माना जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे हिंदी का नहीं, उसे पत्र तो अंग्रेजी का ही माना जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए वो किसी भी क्षेत्र में प्राप्त होता है, उस पर हस्ताक्षर हिंदी में, तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही मिलेगा। फिर आप ये ना कहें कि अरे हमने तो अंग्रेजी का पत्र बनाया था और ग क्षेत्र वाला भी हमें उत्तर अंग्रेजी में दे रहा है, हिंदी में दे रहा है। तो उसमें जो हस्ताक्षर करने वाले हैं उसको उत्तर देना है। उसने हिंदी में किए हैं हस्ताक्षर तो उत्तर भी हिंदी में आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेजी में आपने बना दिया है पत्र और हस्ताक्षर यदि हिंदी में कर दिया तो इसे हिंदी में गिना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह पत्र अंग्रेजी में ही होगा। जी, सभी फाइलें उसके शीर्ष द्विभाषी होने चाहिए और सभी रजिस्टर जो हैं उनके भी शीर्ष द्विभाषी हों। ये इतना सा तो काम हम कर ही सकते हैं। फिर धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले जितने भी दस्तावेज हैं वो द्विभाषी हों और उनका एक अलग से फोल्डर बनाया जाए। वो फोल्डर इसलिए क्योंकि समय समय पर संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण होता है, तो हम उनको निरीक्षण में वो फोल्डर दिखा सकते हैं उनके मामलों पर। संसदीय समिति कहती है कि इसका एक अलग से फोल्डर बनाया जाए। फिर सभी प्रकार की प्रचार सामग्री, प्रकाशन व लेखन सामग्री की मदें, फॉर्म, वाउचर, रजिस्टर, लेजर पत्र, शीर्ष लिफाफे इत्यादि द्विभाषी छपवाए जाए। सभी नाम बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट, सूचनाएं, नोटिस आदि द्विभाषी हो या त्रिभाषी। त्रिभाषी से आशय यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पर हम सीधे सीधे जनता से व्यवहार करते हैं,
जैसे स्टेशन हुए, तो स्टेशनों पर आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा है वो हिंदी और फिर अंग्रेजी, क्रम यही रहेगा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, और उद्घोषणाएं भी उसी क्रम में होती हैं, ये अनिवार्य है। फिर जनसंपर्क से संबंधित सभी सूचनाएं द्विभाषी हैं। आम जनता प्रशासनिक कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी हों। सभी कंप्यूटर पर यूनिकोड इनेबल किया जाए। यूनिकोड इनेबल कर उसके माध्यम से टाइपिंग की जाए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। तिमाही रिपोर्ट निश्चित समय पर शाखाओं से क्षेत्रीय कार्यालय भिजवाई जाए। यूनिकोड हम सभी जानते हैं यूनिकोड क्या है। यूनिकोड के माध्यम से आज हिंदी में कार्य करना बहुत ही सरल हुआ है कंप्यूटर पर, और विभिन्न प्रकार की कीबोर्ड हैं, चाहे फोनेटिक हो, रेमिंगटन हो, उसके माध्यम से आप आसानी से हिंदी में कार्य कर सकते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर आपके कार्यालय में हों उन पर अनिवार्य रूप से यूनिकोड इनेबल हो। अब आती है बात राजभाषा हिंदी में काम करने पर पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं। प्रत्येक व्यक्ति जब कार्य करता है तो उस कार्य को सम्मान भी दिया जाना चाहिए, और राजभाषा विभाग की जो नीति है वह प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति है, और इसी के अंतर्गत समय समय पर पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर के राजभाषा कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। हिंदी में परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर आपको प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ उत्तीर्ण करने पर मिलते हैं। हिंदी टंकण व आशुलिपि परीक्षाएं विशेष योग्यता से उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं हैं, ये आपके सम्मुख है। निजी प्रयत्न से यदि आप हिंदी परीक्षा पास करते हैं तो एक पुरस्कार आपको दिया जाता है प्रबोध के लिए, प्राज्ञ, प्रवीण, हिंदी टंकण में हिंदी आशुलिपि के लिए। हिंदी टाइपिंग व आशुलेखन में कार्य करने के लिए अंग्रेजी टाइपिस्टों व आशुलिपकों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता है। यह उनके कार्य की मात्रा के आधार पर दिया जाता है। हिंदी डिक्टेशन देने वाले अधिकारी, इस योजना के अधीन प्रत्येक रेल कार्यालय से एक हिंदी भाषी अधिकारी को 20,000 शब्द और हिंदी तर अधिकारी को, हिंदी तर अधिकारी हिंदी भाषी मतलब जिसकी मातृभाषा हिंदी और हिंदी तर वह व्यक्ति, वह कर्मचारी या वह अधिकारी जो ग क्षेत्र का निवासी हो, 10,000 शब्द हिंदी में डिक्टेशन देने पे उन्हें 5-5 हजार रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। इसे 20,000 शब्द डायरी प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक यूनिट के 10 कर्मचारी को दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 2 व्यक्तियों को 5-5 हजार, द्वितीय पुरस्कार 3 को 3-3 हजार, तृतीय पुरस्कार 5 को 2-2 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। रेल मंत्री वार्षिक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, प्रति वर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज प्रधान कार्यालय में इस विषय पर निबंध भेजने की अंतिम तिथि है। इस योजना का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को रेल संचालन प्रबंधन संबंधी विषयों पर निबंध लेखन के लिए प्रेरित करना होता है। प्रथम पुरस्कार 6,000 रुपए है, राजपत्रित व अराजपत्रित वर्ग के लिए एक, द्वितीय पुरस्कार 4-4 हजार रुपए के एक पुरस्कार है। अधिकतम शब्द सीमा है 2,500 शब्द। इसी प्रकार हिंदी निबंध, वाक व टिप्पण आलेखन प्रतियोगिताओं के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्षेत्रीय रेलवे व अखिल भारतीय स्तर पर। उसमें प्रथम पुरस्कार 2,000 रुपए, द्वितीय 1,600, तृतीय 1,200 रुपए और सांत्वना या प्रेरणा स्वरूप 3 लोगों को 800 रुपए, और इसी प्रकार उसके सम्मुख जो लिखी गई राशि है उतने प्रदान किए जाते हैं। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड, रेलवे बोर्ड स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे मंडलों उत्पादन कारखानों में हिंदी में सबसे अधिक प्रशंसित कार्य करने पर
राजभाषा शील्ड की ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष महाप्रबंधक के स्तर पर भी राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है। रेल मंत्री शील्ड के साथ 7,000 रुपए की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। महाप्रबंधक महोदय द्वारा भी व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी में प्रश्न से कार्य करने वाले रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार योजना है रेलवे बोर्ड स्तर पर। इसमें 3,000 रुपए पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना सभी रेल कर्मचारियों को रेल विषय से संबंधित किसी भी एक विषय पर मूल रूप से पुस्तक लिखने पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह है कि मौलिक पुस्तक होनी चाहिए, मौलिक रचना होनी चाहिए। पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए और पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम की नहीं होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रेमचंद पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें एक नया मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदी में कथा संग्रह, उपन्यास या कहानी लेखन पर में प्रेमचंद पुरस्कार योजना लागू है। मौलिक पुस्तक हो सबसे पहली बात, दूसरा यह पुस्तक अन्य कहीं और पुरस्कृत ना हुई हो, अनुवादित या संपादित नहीं होनी चाहिए और एक लेखक को लगातार 2 वर्ष से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपए। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना है। यह योजना हिंदी में गीत या गजल संग्रह या कविता संग्रह लिखने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पुस्तक मौलिक हो और अन्य पुरस्कृत ना हुई हो, ना अनुवादित हो ना संपादित हो। एक लेखक को यहाँ भी लगातार 2 वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 और तृतीय पुरस्कार 7,000। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी या भारत देश का कोई भी नागरिक इस योजना में भाग ले सकता है। और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड से एक पत्र जारी होता है। उसके अनुसार आपको अपना यात्रा वृत्तांत लिख के रेलवे बोर्ड भिजवाना होता है। प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय पुरस्कार 8,000, तृतीय 6,000 और 5 पुरस्कार होते हैं 4-4 हजार के, सांत्वना या प्रेरणा। इसी प्रकार अखिल रेल नाट्योत्सव है, नाटक इत्यादि हिंदी में करने पर भी स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। पत्रिकाओं में यदि आपके लेख प्रकाशित होते हैं तो उन्हें भी नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। बस यही है कि मौलिक लेख होने चाहिए, संपादित या संग्रहित ना हो। मौलिक लेख हो, निबंध हो, कहानी या रचनाएं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार, यह गृह मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपया है, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह है। यहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज से संबंधित किसी भी तकनीकी विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रदान किया जाता है। द्वितीय पुरस्कार 1,25,000, तृतीय पुरस्कार 75,000 और 10 प्रोत्साहन है 10,000 के। जी, आपने जो लाल बहादुर पुरस्कार योजना के लिए भेजा है वो यहाँ भी आप भेज सकते हैं। फिर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, यह केंद्रीय सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय की योजना है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 75,000, तृतीय 60,000 और प्रोत्साहन पुरस्कार 30,000। हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना,
जो पत्र पत्रिकाओं में हमने लेख भिजवाए थे, वो गृह मंत्रालय की इस योजना में सम्मिलित कर कर्मचारियों अधिकारियों को उत्कृष्ट हिंदी लेख लिखने पर इस इतनी राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार 20,000, 18,000 और 15,000, और हिंदी तर के लिए 25,000, 22,000, 20,000। धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। शेयर कर देते हैं। सर हाँ जी। सर हमको ये तो बताइए कौन से नियम के तहत जैसे हिंदी को मौलिक अपनी राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को घोषित किया है? हाँ जी, देखिए इस संविधान के अंतर्गत संविधान में उल्लिखित है हाँ ये क्या ओके हाँ जी जी, अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संविधान का अनुच्छेद 343 वह कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा भारतीय अंकों का। सर राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कौन सी राजभाषा समिति की बात कर रहे हैं आप? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बात कर रहे हैं? संसदीय राजभाषा समिति की बात कर रहे हैं? संसदीय राजभाषा। संसदीय राजभाषा समिति, इसमें लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। 3 समितियां बनी, 3 उप समितियां बनी हुई हैं जिसमें 10-10 सदस्य होते हैं। ओके ओके जी सर, ये हिंदी में जो कमेटियां होती है उनके जो कौन कौन से हेड रहते हैं सर, उनके बारे में बता दीजिए सर। हाँ देखिए, जैसे हमने बात की थी कि स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। तो अब आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि किस स्तर की समिति है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो जो हमारे प्रमुख हैं वो कौन है? क्षेत्रीय स्तर पर हेडक्वार्टर में हमारे प्रमुख कौन है? जीएम, महाप्रबंधक, बिल्कुल, जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक उसके अध्यक्ष होंगे, और जितने भी पीएचओडी हैं वो उसके सदस्य होंगे। 2 सदस्य वहां पर गृह मंत्रालय से भी आते हैं, और जितने भी मंडल हैं तो मंडल के जो आप जैसे मंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल में मंडल रेल प्रबंधक उसके अध्यक्ष होंगे और सभी ब्रांच ऑफिसर उसके सदस्य होंगे। इसी प्रकार कारखाने में मुख्य कारखाना प्रबंधक उसके अध्यक्ष होंगे और उनसे संबंधित जितने भी कार्यालय हैं उसके प्रमुख उस समिति में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार कोई बड़ा स्टेशन है तो बड़ा स्टेशन वहां पर उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा पद के अनुसार, तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उनमें से एक सचिव और बाकी सभी जो यूनिट इंचार्ज हैं उसके सदस्य हैं। जी, और कोई प्रश्न? सर ये पहले रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रेल सलाहकार समिति आपको बता दें कि ये तो हमने बात की थी कार्यान्वयन समिति की। मंत्रालय जो होते हैं, मंत्रालयों में कार्यान्वयन समिति की जगह हिंदी सलाहकार समिति होती है। हमारे हैं रेल सलाहकार समिति। अब आप समझ सकते हैं रेलवे बोर्ड पर कौन होंगे? अध्यक्ष, हाँ रेल मंत्री, हाँ रेल मंत्री, रेल मंत्रालय में। और रेलवे बोर्ड स्तर पर होती है तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। नहीं, सवाल आया हुआ है ना सर, पहले कौन थे ऐसे बताया? प्रथम कौन थे? हाँ जी सर, क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक किताब रेफर करता हूँ। आप सभी चाहे तो वो किताब
ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आरके पब्लिकेशन की है। हमारे मौजूदा जो वर्तमान में उप महाप्रबंधक राजभाषाएं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, उन्होंने पुस्तक लिखी है। इसमें 1025 से अधिक प्रश्न हैं और राजभाषा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। पुस्तक पीडीएफ फाइल है क्या? हाँ जी, ये फाइल है उसका? सॉफ्ट कॉपी। हाँ, राजभाषा ये पुस्तक जो है आप अमेजन पे भी देख सकते हैं और आरके पब्लिकेशन की साइट जो है मुंबई में है, आरके पब्लिकेशन, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। पुस्तक का नाम है राजभाषा स्पर्धा। राजभाषा स्पर्धा नाम की पुस्तक है। इसके अलावा आप चाहें तो एक ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, रेल राजभाषा के नाम से ऐप है, उसको भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में, बिल्कुल फ्री है। ये एक ऐप है रेल राजभाषा। सर, रेल राजभाषा पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये रेलवे बोर्ड से। देखिए, ये रेल राजभाषा ऐप है। इसके अंतर्गत आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग साइट पे जा सकते हैं। हिंदी के क्षेत्र में जिन्होंने पहले काम किया, जिनको अवार्ड मिला है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? हिंदी के क्षेत्र में जिन्होंने पहले काम किया है, जिनको अवार्ड मिला है, कुछ प्रतिवर्ष मिलते हैं ना। आपके मंडल स्तर पर अलग मिलते हैं, प्रधान कार्यालय स्तर पर अलग मिलते हैं। एक अगर उदाहरण देना चाहूंगा तो जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, सिग्नल व दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र साबरमती, उसके अनुदेशक श्री पारसनाथ प्रजापति जी को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिल चुका है अपनी पुस्तक के लिए। पिछले वर्ष रतलाम मंडल में भी एक पुस्तक के लिए मिला हुआ है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? एग्जाम प्रोस्पेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर? हाँ जी, एग्जाम जैसे हमारा एलडीसी एग्जाम है, उसके प्रोस्पेक्ट में बताइए ना कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको पुस्तक का रेफर कर और मैंने अभी आपको जो भी समझाया है उसमें से आप देख सकते हैं। हमने इसको व्हाट्सएप पर भी सभी को सेंड कर दी है। जो ग्रुप है उसके अंदर हमने इसको शेयर कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमने महाप्रबंधक राजभाषा की पुस्तक है राजभाषा स्पर्धा, उसका भी रेफरेंस दे दिया है। आप चाहें तो उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन जैसे हम लोग एएसटी का एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं, तो हमको मतलब किस लेवल पे स्टडी करनी चाहिए? बहुत डेप्थ में जाना है या फिर थोड़ा आउटलाइन क्या है, मतलब कि किस लेवल पे करना चाहिए? राजपत्रित पद के लिए जा रहे हैं, हाँ, है ना? तो राजपत्रित आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का प्रश्न पत्र होगा। तो यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। लेकिन चूंकि अभी तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे, वैकल्पिक होंगे, दे दिए जाएंगे, तो उसमें से किसी एक को चुनना है आपको। तो अभी तो ऐसा है नहीं कि एक पत्र लिखिए पूरा या आपको दे दिया जाए राजभाषा ज्ञान समिति के ऊपर एक लेख लिखिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आपका बस ABCD यही रहेगा, आपको किसी एक को टिक करना है। तो ये प्रश्न हो सकता है, मान लीजिए अभी आपके सामने 22 भारतीय भाषाएं हैं, कि इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, 8वीं अनुसूची में। तो उसमें से ये तीन इनमें से दे दे और चौथी कोई भाषा दे दे, अंग्रेजी दे दें, या मान लीजिए कि कोई दूसरी आपकी लोकल भाषा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, राजस्थानी दे दें। हाँ सही है। तो इस तरह से दे सकते हैं। पुरस्कार राशि के बारे में पूछ सकते हैं कि ये पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार राशि कौन सी है, या अधिनियम में से कुछ पूछ लें।
सर क्वेश्चन आया था संविधान की 8वीं अनुसूची में 14वें नंबर की भाषा कौन सी थी? 14वें नंबर की। देखिए मैं आपको बताऊं, जब संविधान लिखा गया था तो 22 भारतीय भाषाएं नहीं थी, 13 थी ना, उसके बाद में इन्होंने जोड़ी है, तो इन्होंने सिंधी भाषा को जोड़ा था। और इसके अलावा और भी, अब जब आप ये पढ़ेंगे ना, इसमें आप मैंने आपको बताया राजभाषा विभाग की, उसमें चले जाइए साइट पर, उसमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की राजभाषा.gov.in, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। सर जो आपने एप्लीकेशन बताया था वो क्या एप्लीकेशन है? रेल राजभाषा? जी, रेल राजभाषा रेलवे बोर्ड से प्रकाशित होती है। ये एप्लीकेशन का नाम है सर? अच्छा, एप्लीकेशन, हाँ, मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर रेल राजभाषा है। अच्छा जी, ये इस तरह का र बना हुआ होगा, दिख रहा है? इस तरह का र बना होगा दिखा सर। का, उसमें सफेद रंग का गोला होगा। रेल राजभाषा लिखते के साथ में आ जाएगा, और जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ठीक है सर, ठीक। इसमें नीचे विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, फिर राजभाषा नियम अधिनियम शब्दावली भी है इसके अंदर, टिप्पणियां कैसे लिखें उसका भी नमूना है। हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी। और इसके अलावा हमने आपको ये शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे पीपीटी। और कोई प्रश्न? नहीं सर, ठीक। थैंक यू। चलिए जी, धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। शुक्रिया सर।